नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोरोना ने देश को आर्थिक रूप से तो कमजोर किया है, इसका प्रभाव शिक्षा क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है। कोरोना के कारण बंद हुए स्कूलों में बच्चों को जनरल प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन इस जनरल प्रमोशन से बच्चों में पढ़ने की क्षमता कम हो गई। बच्चे बिना पढ़े ही अगली क्लास में पहुंच गए, जिससे उनके बौद्धिक विकास पर असर पड़ा। अब इस बीच सवाल यही है कि ये बच्चे पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा में आगे कैसे टिक पाएंगे, आखिर कैसे भरेगा ये गैप। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोरोना ने बिगाड़ी शिक्षा व्यवस्था। 15 राज्यों में 56% बच्चे बिना पढ़े हुए प्रमोट। सुविधाओं के अभाव में नहीं हो पाई ऑनलाइन पढ़ाई। आखिर कैसे भरेगा ये गैप। कोरोना के मामले में कमी के साथ ही कई राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं। इस बीच 15 राज्यों में हुए एक सर्वे से पता चला है कि वहां 56% ऐसे बच्चे हैं जो साधन और सुविधाएं ना होने से ऑनलाइन पढ़ाई ही नहीं कर सके। वहीं जनरल प्रमोशन होने से ये बच्चे बिना पढ़े अगली क्लास में प्रमोट हो गए। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिना पढ़े प्रमोट हुए बच्चे पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएंगे। शिक्षाविदों का कहना है कि अगर ऐसे बच्चों की पढ़ाई की विशेष व्यवस्था ना हुई तो वो पिछड़ते ही जाएंगे। सर्वे वाले राज्यों में से कुछ में ऐसे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था हुई है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर उतरना अभी दूर की कौड़ी लग रहा है। एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल बंद होने का बड़ा नुकसान ये हुआ कि 75% बच्चों की पढ़ने की क्षमता घट गई। शहरी इलाकों में 19% और ग्रामीण इलाकों में 38% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे। ग्रामीण इलाकों में 8% और शहरी इलाकों में 24% बच्चे ही नियमित ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण स्मार्टफोन ना होना है। ऐसे में बच्चे भी नियमित पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जिनके परिवार में सिर्फ एक स्मार्टफोन है, जिसका इस्तेमाल परिवार के कामकाजी सदस्य करते हैं। सर्वे टीम के सदस्य और विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चे 5वीं तक तो पहुंच गए, लेकिन स्तर दूसरी तीसरी का है। जो बच्चे लॉकडाउन से पहले तीसरी में भर्ती हुए थे वो 5वीं में पहुंच गए, लेकिन उनकी पढ़ाई का स्तर पहली या दूसरी क्लास का है। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा थी वो आगे निकल गए। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि केंद्र और राज्यों को अपने अपने बोर्ड में ब्रिज कोर्स शुरू करना चाहिए, जिससे बच्चे मौजूदा क्लास के साथ छूटी हुई पढ़ाई कर सकें। पढ़ाई का गैप खत्म करना जरूरी है। साधन और सुविधाओं के कारण ये गैप कोरोना काल में बढ़ा है। आगे और इसके बढ़ने की भी संभावना है। सरकार के स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए। समय लगेगा, लेकिन तत्काल पहल की जरूरत है। शिक्षकों को स्कूलों में बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। रिटायर्ड शिक्षक जो निःशुल्क पढ़ाना चाहें, ऐसे लोगों को रखने का अधिकार प्रिंसिपल को मिलना चाहिए। जिन 15 राज्यों में सर्वे हुआ है उनमें से 6 राज्यों ने तो ब्रिज कोर्स भी शुरू कर दिया है। राजस्थान में ई शिक्षा आओ घर से सीखें और स्माइल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार में 3 माह का कैचअप कोर्स। छत्तीसगढ़ में सभी कक्षाओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम अनिवार्य कर प्रशिक्षण शुरू। झारखंड में मोहल्ला स्कूल और टैब वितरण कर प्रशिक्षण दिए जाने की योजना लागू। यूपी में अतिरिक्त कक्षाएं 3 भागों में शुरू की गईं ताकि गैप पूरा हो सके। गुजरात में सैटेलाइट टीवी चैनल से प्रशिक्षण। इन 6 राज्यों ने तो अपने स्तर पर गैप भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसी ही प्रक्रिया बाकी राज्यों में भी जल्द शुरू करने की जरूरत है। आगे ये गैप नहीं भरा गया तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा सकता है, क्योंकि ये गैप भरेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कोरोना काल में शिक्षा प्रभावित हुई है।
और ख़ास तौर पर उन छोटे बच्चों की जो स्कूल में बैठना सीखते हैं, वहीं से उन्हें आधा बौद्धिक विकास या फिर शारीरिक विकास उनका वहीं होता है। और अब जब वो घर पर बैठ गए हैं तो कैसे इन तमाम चीज़ों को कवर अप किया जाए, गैप कैसे भरा जाए, क्योंकि जो छोटे बच्चे थे वो बड़ी क्लासेस में पहुंच गए हैं। बच्चा नर्सरी में पहुंचा ही नहीं, उसने स्कूल में बैठा सीखा ही नहीं, लेकिन अब वो फर्स्ट क्लास में पहुंच गया है। और ये पूरी उनकी जो पढ़ाई हुई वो ऑनलाइन पढ़ाई हुई। लेकिन उस बीच हम देखते थे, आपको भी याद होगा, जब आप शुरुआती समय में स्कूल जाते होंगे, अभी भी आपके बच्चे जाते होंगे, तो स्कूल में पढ़ाने का तरीका टीचर्स का बहुत डिफरेंट होता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, जो मिडिल क्लासेस में होते हैं उनका तरीका अलग होता है। 11, 10, 11, 12 के बच्चे जो होते हैं वो समझदार हो जाते हैं, उन्हें आधा बताया जाता है, आधा उन्हें होमवर्क या फिर और खुद ही समझने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारे नौनिहाल, उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीचर्स को। उन्हें पेंसिल पकड़ाने से लेकर इरेजर से कैसे रब करना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत काम की चीज़ें और जो उन्हें ज़िंदगी भर काम आती हैं। कुछ ऐसा ज्ञान हमारे जो गुरु हैं वो स्कूलों में देते हैं। और इन तमाम चीज़ों को कवर अप करने के लिए कुछ हद तक अगर हम देखें कि चौथी का बच्चा था वो 6वीं क्लास में चला गया है, तो अलग अलग राज्यों ने इसे भरने के लिए, इस गैप को भरने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए हैं। लेकिन ये पूरे देश में फिलहाल ऐसा नहीं चल रहा है। जो 5-6 राज्य हैं उनके बारे में हम आपको रिपोर्ट में ही बताए हैं, जिसमें राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यूपी, गुजरात है। लेकिन एमपी और अन्य राज्य जो हैं वो फिलहाल इस मामले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। जो ज़रूरत है और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे शुरू कर देना चाहिए। हालांकि इन तमाम चीज़ों को हम और भी शिक्षाविद की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। राजेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमें और भी बताएंगे कि आप कैसे देखते हैं राजेश शर्मा जी एज शिक्षाविद होने के नाते, कि कितनी प्रभावित हुई है पढ़ाई और इसे अब भरना है, इस गैप को अब भरना है, तो क्या कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए? अलग अलग राज्यों ने जो शुरू किया, आप उसे ठीक मानते हैं? इस गैप को भरने के लिए यही महज काफ़ी है, या आपकी नज़र से आप सोचते हैं कि कुछ और भी महत्वपूर्ण और भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे हम बच्चों का मानसिक विकास, उनकी जो पढ़ाई छूटी है, जो पढ़ ही नहीं पाए 2 साल, उनके लिए कुछ और हो सकता है? राजेश शर्मा जी। मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है कि हमें सबसे पहले तुरंत बच्चों को स्कूल में आने का जुगाड़ करना चाहिए, उनको परमिशन देनी चाहिए, उनको आना चाहिए स्कूल में, क्योंकि छोटे बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। मैं आपको एक महाराष्ट्र, एक्चुअली हमारा प्रदेश थोड़ा सा बहुत पीछे चल रहा है इस मामले में, रिसर्च नहीं हो रही है और हमारी सरकार भी उस चीज को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। बड़े दुख की बात है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों का जो नुकसान पूरी दुनिया में हो रहा है वो हमारे मध्य प्रदेश के हमारे जो नेता हैं उसको समझ ही नहीं रहे हैं। तो मेरी तो सबसे आह्वान है ये कि तुरंत बच्चों को स्कूल में लाया जाए। मैं आपको एक महाराष्ट्र में ही रिसर्च हुई थी ना, उसके ही कोटेशन जैसे आप पढ़ रही थी, मैं उसी में बताता हूँ कि करीब करीब 70% से 72% टीचर्स ने ये देखा कि बच्चों की कनेक्टिविटी नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो उनको ऑनलाइन हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि वो तुरंत स्कूल में उनको आने की परमिशन दी जाए और उनको जो ऑफलाइन है, स्कूल में फिजिकल पढ़ाई होती है जिसके लिए वो जब से पैदा हुए तब से अभी तक उसकी आदत में है, वो तुरंत शुरू हो। 6वीं से लेके 12वीं तक बच्चे आए हैं स्कूल में, जब उनसे पूछा जा रहा है, आप किसी बच्चे से पूछ के देखिए, बोल रहे कि हमें समझ भी कुछ नहीं आ रहा था ऑनलाइन में, वो तो कर रहे थे, रट रहे थे और कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं था। तो मेरा ये आह्वान बार बार है सरकार से और हमारे सभी शिक्षा से संबंधित अधिकारियों से कि तुरंत बच्चों को आने की परमिशन दें, स्कूलों में बच्चों को आने दें, जिससे कि शिक्षा का जो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है वो खत्म हो। शिक्षाविद होने के नाते आप समझ रहे हैं कि काफ़ी कुछ हम खो रहे हैं और जो छूट रहा है वो कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा, चाहे कैसे भी प्रोग्राम्स चला लिए जाएं। लेकिन अभिभावकों की चिंता ये भी है कि अभी हम शुरू कर देंगे स्कूल्स और उसके बाद जो कोरोना बच्चों पर प्रभावी होने वाला है, तीसरी लहर को लेकर जो बार बार संकेत मिल रहे हैं, उसको लेकर भी अभिभावक डरे हुए हैं। और ये तीसरी लहर आएगी और ये कब जाएगी, उसके बाद कोई लहर नहीं आएगी, उसके बाद हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ये फिलहाल किसी चीज़ की गारंटी नहीं मिल रही है। इसलिए बच्चे भी, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप हमें गारंटी दीजिए, आप हमें श्योरिटी दीजिए कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं स्कूल जाने के बाद, क्योंकि अभी जो स्कूल शुरू हुए हैं 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, उनमें भी बच्चे नहीं पहुंच रहे। राजेश जी, मेरा निवेदन बहुत, मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, मुझे क्या ये गारंटी पेरेंट दे रहा है कि वो घर में बच्चे को बंद करके रखा ताला लगा के? अरे वो जब
शादी में वो जा रहा है, बाजार में वो जा रहा है, खेलने के लिए कॉलोनी में वो जा रहा है, सब जगह जा रहा है। कृपा करके उसको स्कूल में भी आने दीजिए। और बच्चों की डेवलपिंग एज होती है, ये बढ़ रहे होते हैं, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है और हमें बहुत ताकतवर बच्चे चाहिए। आगे की जनरेशन जो हमारी पीढ़ी है, हम कैसी चाहते हैं? क्या बिल्कुल जिसको जो है बनाना, जनरेशन बनाना है, क्या हमें बिल्कुल उनके कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होगी? बिना रीढ़ के बच्चे चाहिए क्या हमें? राजेश जी, लेकिन हमारे साथ कई ऐसे पेरेंट्स, जब हम अलग अलग लेवल पर प्रोग्राम्स करते हैं, स्कूल खुलने को लेकर भी हमने प्रोग्राम किए, तो बात यही कही गई कि आप बच्चों को अभी आप डेवलपिंग में लाने की बात कर रहे हैं, डेवलप बच्चा कैसे हो उसको लेकर हम चिंतित हैं। लेकिन अगर भगवान न करे किसी बच्चे को कोरोना हो जाता, हमने कुछ भी खो दिया, तो वो जो नेगेटिव मैसेज जाएगा लोगों के जहन में, अभिभावकों के सामने, वो बहुत ही फिर डरावना हो जाएगा, वो डर पैदा कर देगा। और मैं लौटती हूँ आपके पास राजेश जी। हमारे साथ भारती शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, भारती वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उषा खरे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप उषा खरे जी प्रिंसिपल हैं गर्ल्स स्कूल की, जहांगीराबाद में जो स्कूल है, और शिक्षिका हैं। भारती वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले भारती वर्मा जी, आप ही के पास आते हुए, हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर है कि हमारे जो बच्चे स्कूल जा नहीं पाए, चौथी का बच्चा छठवीं में पहुंच गया, नर्सरी का बच्चा आज फर्स्ट क्लास में बैठ रहा है, लेकिन उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। कई जगहों पर जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर कई जगहों पर ऐसे गरीब तबके के परिवार हैं जिनके पास किसी तरह का कोई स्मार्टफोन नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को क्लासेस दे पाएँ। जाहिर है उन्होंने 2 साल से स्कूल नहीं देखा, ना ही 2 साल से अपनी टीचर की आवाज़ सुनी। एक शिक्षिका होने के नाते आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को कि कितना ज़रूरी हो जाता है बच्चों की इस पढ़ाई को फिर से शुरू करना, और जो गैप अब हो गया है ये 2 सालों का, इसको कैसे हम भरेंगे? क्योंकि बहुत कुछ छूट गया इन 2 सालों में। चौथी का बच्चा अब छठवीं की पढ़ाई करेगा, अपनी चौथी की पढ़ाई भी वो नहीं कर पाया, जिसमें उसे जो सम सीखने थे वो नहीं सीख पाया। 5वीं भी उसका ऐसा ही गया, अब 6वीं में वो आ चुका है। तो ये 2 साल का गैप वो अपनी 6वीं क्लास में आकर कैसे पूरा करे? भारती जी। जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक शिक्षिका होने के साथ साथ एक अभिभावक भी, और मैं खुद पर्सनली चाहती हूँ, जैसा सर ने कहा कि स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिर्फ घर में कैद करके नहीं रखा हुआ है। बच्चे शादी में भी जा रहे हैं, पार्टी में, बर्थडे पार्टी, मार्केट, हर जगह वो जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि पेरेंट्स इतने दिनों से जब घर में थे तो वो काफी चिड़चिड़े हो चुके हैं, तो बच्चों के साथ क्या हालत हुई होगी? बच्चे भी काफी चिड़चिड़े हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि वो एक उनका जो एज ग्रुप होता है स्कूल में, जो उनको एज ग्रुप के जो बच्चे मिलते हैं उनके साथ वो खेल खेल में तरह तरह की चीजें सीखते हैं। एक उनके लिए एक 1 आवर पूरा उनके लिए खेल के लिए होता है, जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। ये सब चीजें दूर होने से बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर हो चुके हैं, वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब स्कूल खोलना बहुत जरूरी है, और बच्चों की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए, तो इसके लिए वो ये सुनिश्चित करें कि जो टीचर्स वहाँ पर आ रही है वो भी वैक्सीनेटेड हो, प्लस जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों के अभिभावक को भी वैक्सीन लग चुका हो। फिर हम सारे बच्चों को एक साथ ना बुलाएं और उन्हें इवन ऑड बेसिस पर बुलाएं। अब ये जो 2 साल का गैप है, उसको फिल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को सिखाना है। एक सिर्फ बुक से या पढ़कर नहीं, उनको हर एक चीज के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। क्योंकि अगर बच्चा एक क्लास में बैठता है तो उसको वैसा माहौल मिलता है, टीचर और बच्चों के बीच एक डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है वो खत्म हो चुका है, और फिर इसके कई नुकसान भी हो रहे हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा, मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, कई बच्चे हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। तो ये सब देखते हुए हमें स्कूल खोलना बहुत जरूरी है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही आता है उषा खरे जी कि अलग अलग राज्यों में, जो मैं अभी चर्चा भी कर रही थी कि ई कक्षाएं, आओ घर से सीखें, स्माइल कार्यक्रम, 3 माह का कैचअप कोर्स, ये तमाम अलग अलग राज्यों में हैं, जो 6 राज्य हैं, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात, लेकिन बाकी जगहों पर ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं हैं।
चिंता ये भी कि बच्चे घर पर बैठे बैठे उनका जो बिहेवियर है, उनका जो संतुलन है, कई मॉरल वैल्यूज़ वो स्कूल से सीखते हैं, वो तमाम चीज़ें स्टॉप हो गई हैं, फुल स्टॉप लग गया उन चीज़ों पर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के साथ भी हम पढ़ाई के बारे में भी बात करेंगे। 2 साल का जो गैप होगा उसे तो भरना ही है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के साथ अब कितना भी आप कोर्सेज चला लीजिए, लेकिन जब सारे बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे, वो तमाम उनकी बातें नहीं होंगी, वो मॉरल वैल्यूज़ वो नहीं सीखेंगे जो ना स्कूल में सीखने को मिलेगी, तो भला ये जो गैप है उसे कैसे पूरा करेंगे। नर्सरी केजी फर्स्ट में हम देखते हैं बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ पर फोकस कराया जाता है, उनका उठना बैठना, कैसे साथ में वो चलेंगे, कैसे खेलेंगे, ये तमाम चीज़ें तो बच्चे छोड़ ही चुके हैं। उषा जी। हेलो जी उषा जी, आप मेरा सवाल सुन हेलो। पाए? उषा जी को आवाज़ मिल रही है हमारी? हेलो उषा जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, हमें मिल रही है आपकी आवाज़ मैडम। मेरी उषा जी, आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आपकी आवाज़ मुझे मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी उषा जी, कैसे देखती हैं तमाम चलने वाले जो प्रोग्राम्स अलग अलग राज्यों में हैं, जो गैप भरने की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा छूट गई है, जहां ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई, 2 साल से बच्चों ने स्कूल के बारे में कुछ नहीं सुना पड़ा, तो अब इस गैप को कैसे भरा जाए, प्लस सुरक्षा के बारे में क्या अब आप विचार रख रही हैं, बच्चों की सुरक्षा? चलिए, उषा जी का संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे उनसे चर्चा हो पाए। राजेश जी के पास मैं वापस जा रही हूँ। राजेश जी, अब बहुत जल्दी से जितना तेज़ी के साथ हो सके बच्चों के लिए जो वैक्सीन को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी वो आ जानी चाहिए, ताकि वो वैक्सीन आ जाए तो बच्चे दोबारा से, जो अभिभावक है उनका भी टेंशन खत्म हो जाए। शिक्षा जिसको लेकर हम चिंतित हैं कि आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य क्या होगा जब हम नींव मजबूत नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आप मानते हैं कि शिक्षा के साथ हमें सुरक्षा पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, पेरेंट्स वो गलत हैं जो इस कोरोना काल में अपने बच्चों को हर जगह घुमाना पसंद कर रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे को घर में कैद करके रखे हुए हैं, ना वो खुद कहीं जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें कोरोना का खौफ सता रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि ज़िंदगी रहेगी तो ही हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा ना। राजेश जी, मैं पारुल जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुरक्षा के संबंध में बिल्कुल जो पेरेंट्स कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल मानता हूँ उस चीज को कि हम सुरक्षा से नहीं निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि क्या सुरक्षा के साथ साथ हमें भविष्य नहीं देखना है उस बच्चे का। मैं वो कहना चाह रहा हूँ, जब वो बच्चा अगर बीमार है या उसको कोई भी है और वैक्सीनेशन, आई एम इन फेवर ऑफ इट कि भाई तुरंत वैक्सीनेशन होना चाहिए। जब हमने 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है तो क्यों ना हम बच्चों पे पहले ले आए और सबको स्कूल आने की परमिशन मिल सके, और उस चीज को हमें बिल्कुल प्रमुखता से लेना चाहिए, क्योंकि ये, और मैं आपको छोटी सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये स्टडी हुई थी कि जो कोरोना काल में हमने ज्ञान जो बच्चों का खोया है उसको रिकवर करने में हमें 60 साल लगेंगे, 60 ईयर्स। तो आप सोचिए कि हम कितने, कम से कम 3 पीढ़ी पीछे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो मेरा निवेदन वो है, सुरक्षा कोई भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, बच्चों की सुरक्षा सबसे आगे है, वो हमारे भविष्य हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे हम बाकी जगह पे उनको फ्री छोड़ दें और स्कूल में नहीं आने दें, ये बच्चों के साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मेरा केवल इतना निवेदन। बिल्कुल, धन्यवाद पारुल जी। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? उषा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी जी बताइए, कैसे देख रही हैं आप इस समस्या को? जी, मेरा कहना ये है कि ये बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य है कि अब हम लोगों को भी, शिक्षकों को, विद्यालयों को बच्चों का इंतजार है, और बच्चे जब तक आकर एक दूसरे के साथ स्कूल में सामाजिक समायोजन नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिकली हर ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, शिक्षक उनको ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ाएगा, तब तक उन बच्चों का प्रॉपर लिसनिंग के साथ साथ प्रॉपर डेवलपमेंट या मेमोरी में नहीं आ पाएगा। और बच्चे निश्चित रूप से घर में ऑनलाइन, जिन बच्चों ने भी पढ़ाई की है वो बोर हो चुके हैं। अब बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हम शालाओं के अंदर पहुंचे और अपनी दैनिक दिनचर्या को प्रॉपर रूप से शुरू करें। तो मेरा भी कहना यहाँ पर यह है कि शासन भी इसके लिए कुछ प्रयास कर रही है। कल हमारी एक शिक्षक और अभिभावकों की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक में सारे अभिभावकों को हम लोगों ने, पेरेंट्स को बुलाया है। उन पेरेंट्स से हम लोग यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि आप घरों में बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बच्चा हमारा सीख पा रहा है और ऐसे कौन से बिंदु हैं जहाँ बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग शिक्षक समुदाय, प्राचार्य, मैं प्रिंसिपल हूँ, और हम लोग से लगाकर सरकार तक के सभी के प्रयास है कि जल्दी से ये कोरोना महामारी का
जो आतंक था उसकी जो प्रिडिक्शन हो रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बच्चों को हो जाएगा, ये सारी अफवाहें या हकीकत ये सब खत्म हो और बच्चे वापस स्कूल आना शुरू करें। और हम लोग भी उन बच्चों को फेस टू फेस जब पढ़ाएंगे तो हमें लगता है बच्चे ज्यादा और बहुत अच्छा सीख सकेंगे। तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हम बच्चों को आमने सामने अच्छा सिखा पाते हैं। और ऑनलाइन में ठीक है, अब जिन बच्चों गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में नहीं है, ना उनके पास डाटा है, ना मोबाइल है, घर में एक मोबाइल होता है, माता पिता काम पे निकल जाते हैं, मोबाइल लेके चले जाते हैं, तो 30 से 40-50% बच्चे ऐसे हैं जो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तो ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लग रहा है कि जो बच्चे इन डिवाइसेस हैंड इन हैंड लेकर चलना पड़ेगा अब हमें उषा जी, क्योंकि अब हमें सुरक्षा को भी देखना है, हमें बच्चों की पढ़ाई भी देखना है और कोरोना से हमें बचना है, क्योंकि हमें वैक्सीन मिलने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। इसलिए हमें सफाई व्यवस्था का, बार बार हाथ को सैनिटाइज करना, इन चीज़ों का, और उसके अलावा मास्क का ध्यान रखना, ये इन तमाम चीज़ों पर बहुत ध्यान रख के आगे ही कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन भारती जी, मैं आपके पास आते हुए ये जानना चाह रही हूँ कि कई हमारे ग्रामीण अंचलों में स्कूल हैं जहाँ की तस्वीरें आपने भी कई बार नोटिस की होगी, पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती। मिड डे मील की हम बात करते हैं तो मिड डे मील में भी कई बार चूहे, कई बार चींटियाँ, कई बार इल्लियाँ, ये तस्वीरें तक देखी गई हैं। पानी पीने की फैसिलिटी नहीं है, बैठने की उनको फैसिलिटी नहीं है। वहाँ शिक्षा के साथ सुरक्षा कैसे मुमकिन देखती हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने पारुल जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मिड डे मील में भी बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल रहा, उसमें इल्लियां निकल रही है। ऐसी जगह पर बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमें गांव-गांव में जाकर ये प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। जो वहाँ की आशा कार्यकर्ता है वो घर घर जाएं और सफाई और सुरक्षा का महत्व के बारे में पेरेंट्स को बताएं। प्लस स्कूल के जो स्टाफ है उसको भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो यहाँ बच्चे आ रहे हैं वो हाथ धोकर आए, हाथ धोएं, बार बार सैनिटाइज करें, मास्क को लगाकर रखें और उनके पीने के लिए प्योर वाटर हो, ये सब चीजों के लिए बिल्कुल। लेकिन ये हम चर्चा कर रहे हैं, इसको धरातल पर कैसे देखेंगे। फिर उसके बाद शिक्षा की भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा जगत के लोग हैं वो चिंतित हैं कि बच्चों का ये जो विकास अवरुद्ध हुआ है, इसमें ये 60 साल तक पूरा नहीं हो पाएगा। हमने नींव ही कमजोर कर दी। राजेश जी हैं क्या हमारे साथ? जी जी राजेश जी, फाइनल कंक्लूजन आपसे कि हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें सुरक्षा भी चाहिए, कोरोना से बचकर भी चलना है, इन तमाम चीजों का फॉर्मूला क्या हो सकता है? पारुल जी, इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि हम बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। हमारे स्कूलों में जो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वो होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो अंग्रेजी में कहावत है, थ्रोइंग द चाइल्ड विद द डर्टी वाटर, कि अगर मान लो पानी गंदा हो गया तो हम बच्चे को नहीं फेंकते उसके साथ में, हम व्यवस्था को सुधारें। अगर मान लीजिए हमारे किसी स्कूल में मिड डे मील में कुछ कमियां हैं, हम उनको सुधारें। बच्चे को स्कूल आना बंद करना उसका इलाज नहीं हो सकता है। व्यवस्थाओं में सुधार कोरोना के साथ साथ हमें चलना है तो हमें उन तमाम चीजों में बदलाव करना ही होगा, जहां हमें बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखना है। इस गैप को अब और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, वरना बच्चों के भविष्य का और भी ज्यादा नुकसान होगा, जैसे कि आपने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारती जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उषा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम हमारे साथ जुड़े और आपने समय दिया। तो अंधकार में बच्चों का भविष्य इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हमें समझा रहे हैं कि अब और गैप, इससे ज़्यादा गैप हुआ तो बच्चों की जो नींव है उसे हम वैसे ही कमज़ोर कर चुके हैं। कई सारे बच्चे हैं जो अब इन 2 साल पढ़े ही नहीं, सीधा उन्हें प्रमोट कर दिया गया, लेकिन इन 2 साल में जो चीज़ें उन्हें पढ़नी थी वो भी वो नहीं पढ़ पाए। अब जाहिर सी बात है कि एकदम से जब बच्चा आगे प्रमोट हो जाएगा, बड़ी क्लास में चला जाएगा, तो कई छोटी चीज़ें जो उसे अब बड़ी क्लास में भी काम आती वो तो उसने सीखी ही नहीं। तब उसके लिए अलग अलग तरह के मिशंस चलाए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन एमपी में और कुछ और राज्य हैं, सिर्फ 6 ही राज्य हैं जहां पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स इन गैप को भरने के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो प्रयास प्रोग्राम्स के जरिए इस गैप को भरने की भी है। बच्चे स्कूल लौटें, इसको भी लेकर चिंता है, और सुरक्षा का बेहद ध्यान रखा जाए, ये अपने आप में सबसे बेहद और अहम चिंता है, क्योंकि स्कूल हम आज भी देख रहे हैं कई जगहों पर व्यवस्थाएं नहीं हैं।
और इन्हीं स्कूल में बच्चों को भेजना खतरों से खाली नहीं होगा। और अगर स्कूल वही है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो कम से कम वैक्सीन जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उन्हें लग जाए और उसके अलावा बच्चों के लिए जल्दी से वैक्सीन आ जाए, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए, सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, खाने, मिड डे मील की जो बात हम कर रहे थे उस पर भी आप बहुत हद तक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे अगर बच्चों को स्कूल हम भेजेंगे तो बच्चे देश का भविष्य हैं। लेकिन जैसे कि मोदी जी ने भी कहा था कि जान है तो जहान है, तो पहले जान के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद जहान के बारे में। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।